नमस्कार दोस्तों, श्रेयान स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं, जो सभी केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है। बाल शिक्षा भत्ता, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और छात्रावास सब्सिडी, हॉस्टल सब्सिडी। इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे ये दोनों भत्ता क्या है, इनमें मुख्य अंतर क्या है, कौन कौन इसका लाभ उठा सकता है और इससे जुड़े सभी जरूरी नियम और सवालों के जवाब। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाल शिक्षा भत्ता यानी सीए की। ये केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाला एक भत्ता है, जो उनके बच्चों की स्कूली शिक्षा के खर्चों में मदद के लिए दिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कर्मचारियों पर बच्चों की पढ़ाई का आर्थिक बोझ कम हो और वे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सकें। अब समझते हैं हॉस्टल सब्सिडी को। ये सब्सिडी उन कर्मचारियों को दी जाती है जिनके बच्चे अपने घर से कम 50 किलोमीटर दूर किसी हॉस्टल या आवासीय विद्यालय रेजिडेंशियल स्कूल में रहकर पढ़ाई करते हैं। ये भत्ता बच्चों के हॉस्टल में रहने और खाने के खर्च को पूरा करने में मदद करता है। एक जरूरी बात, हॉस्टल सब्सिडी बाल शिक्षा भत्ते के अलावा मिलने वाला एक अतिरिक्त लाभ है। आइए अब देखते हैं कि इन भत्तों का लाभ कौन कौन ले सकता है। सभी केंद्रीय कर्मचारी। ये भत्ता बिना किसी वेतन सीमा के सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू होता है। प्रतिनियुक्ति, डेपुटेशन पर कर्मचारी। केंद्र सरकार में डेपुटेशन पर काम कर रहे राज्य सरकार के कर्मचारी और रक्षा अनुमानों, डिफेंस एस्टिमेट्स से वेतन पाने वाले सिविल कर्मचारी भी इसके पात्र हैं। बच्चों की संख्या। ये भत्ता परिवार के 2 सबसे बड़े जीवित बच्चों के लिए मिलता है। अपवाद, अगर दूसरी बार जन्म में जुड़वा या एक से ज्यादा बच्चे होते हैं तो ये लाभ उन सभी को मिलेगा। नसबंदी ऑपरेशन विफल होने के बाद पैदा हुए बच्चे पर भी ये लागू होता है। शिक्षा और आयु सीमा के नियम। किस क्लास तक मिलेगा? ये भत्ता नर्सरी, कक्षा 1 से 3 कक्षा पहले से लेकर कक्षा 12 तक की पढ़ाई के लिए मिलता है। डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स। अगर बच्चा 10वीं के बाद किसी पॉलिटेक्निक, आईटीआई या इंजीनियरिंग कॉलेज से डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स करता है तो उसके पहले 2 वर्षों के लिए भी ये भत्ता मिलता है। शर्त यह है कि कर्मचारी ने उस बच्चे के लिए 11वीं और 12वीं का बाल शिक्षा भत्ता पहले न लिया हो। न्यूनतम आयु। इसके लिए कोई न्यूनतम आयु सीमा नहीं है। दिव्यांग, विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए नियमों में कुछ छूट दी गई है। आयु सीमा। अधिकतम आयु सीमा 22 वर्ष है और भत्ता सामान्य दर से दोगुना मिलता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि बाल शिक्षा भत्ता बच्चों की स्कूल फीस जैसे खर्चों के लिए है, जबकि हॉस्टल सब्सिडी तब मिलती है जब बच्चा घर से दूर हॉस्टल में रहकर पढ़ता है। आगे हम बाल शिक्षा भत्ता और छात्रावास सब्सिडी से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों की चर्चा करेंगे। क्या तीसरे बच्चे के लिए बाल शिक्षा भत्ता की प्रतिपूर्ति स्वीकार्य है? यदि पहले या दूसरे बच्चे के लिए बाल शिक्षा भत्ता का दावा नहीं किया गया है? दिनांक 2 सितंबर 2008 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार बाल शिक्षा भत्ता 2 स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए स्वीकार्य है। क्या इसका मतलब 2 स्कूल जाने वाले बच्चे हैं? उत्तर नहीं। तीसरे बच्चे के लिए बाल शिक्षा भत्ता की प्रतिपूर्ति स्वीकार्य नहीं है, भले ही पहले और या दूसरे बच्चे के संबंध में प्रतिपूर्ति का दावा न किया गया हो। हालांकि दिनांक 11 नवंबर 2008 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार
बाल शिक्षा भत्ता 2 से अधिक बच्चों के लिए स्वीकार्य होगा, जहां दूसरे बच्चे के जन्म के परिणाम स्वरूप जुड़वा या एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं। इसके अलावा नसबंदी ऑपरेशन के विफल होने की स्थिति में तीसरे बच्चे के लिए बाल शिक्षा भत्ता की प्रतिपूर्ति भी स्वीकार्य है। ऐसी प्रतिपूर्ति केवल नसबंदी ऑपरेशन के विफल होने के बाद पहले बच्चे के जन्म के लिए ही स्वीकार्य है। यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। बिना देरी किए हुए हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्रश्न: क्या महंगाई भत्ते में 50% से अधिक की वृद्धि होने पर बाल शिक्षा भत्ता में 25% की वृद्धि की जाएगी? उत्तर: दिनांक 2 सितंबर 2008 के कार्यालय ज्ञापन में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि 50% की सीमा से अधिक महंगाई भत्ते में वृद्धि होने पर स्वतः ही 25% बढ़ जाएगी। महंगाई भत्ते में 50% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप शिक्षा भत्ता में वृद्धि करने के लिए विभाग द्वारा किसी अलग आदेश की आवश्यकता नहीं है। हालांकि इसे और स्पष्ट करने के लिए दिनांक 4 मई 2011 का कार्यालय ज्ञापन भी जारी किया गया है। प्रश्न: क्या एक ही कक्षा के बच्चे के लिए 2 बार बाल शिक्षा भत्ता का दावा किया जा सकता है? उत्तर: बाल शिक्षा भत्ता की प्रतिपूर्ति बच्चे के अपनी कक्षा में प्रदर्शन से जुड़ी नहीं है। अगर बच्चा किसी विशेष कक्षा में फेल भी हो जाता है, तो भी प्रतिपूर्ति स्वीकार्य है। हालांकि अगर बच्चे का दाखिला किसी अन्य स्कूल में उसी कक्षा में होता है, हालांकि बच्चा पिछले स्कूल में उसी कक्षा से या बीच सत्र में उत्तीर्ण हो चुका है, तो बाल शिक्षा भत्ता की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी। प्रश्न: क्या स्थानांतरण देयता के बावजूद छात्रावास सब्सिडी प्रतिपूर्ति योग्य है? उत्तर: इस योजना के अंतर्गत आने वाले सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को छात्रावास सब्सिडी की प्रतिपूर्ति की जाती है, ताकि वे अपने बच्चे को उस स्थान से दूर किसी आवासीय विद्यालय के छात्रावास में रख सकें जहां कर्मचारी तैनात है या रह रहा है, चाहे स्थानांतरण संबंधी कोई भी देयता क्यों न हो। प्रश्न: क्या छात्रावास सब्सिडी की प्रतिपूर्ति की जा सकती है यदि बच्चा ऐसे छात्रावास में रह रहा है जो उस आवासीय विद्यालय का हिस्सा नहीं है जहां वो पढ़ रहा है? उत्तर: नहीं। छात्रावास सब्सिडी केवल तभी प्रतिपूर्ति योग्य है जब बच्चा आवासीय विद्यालय में पढ़ रहा हो तथा उक्त आवासीय विद्यालय के छात्रावास में रह रहा हो। प्रश्न: नियमानुसार सरकारी कर्मचारी के दिव्यांग बच्चे के लिए बाल शिक्षा भत्ता की प्रतिपूर्ति दर क्या है? उत्तर: सरकारी कर्मचारियों के दिव्यांग बच्चों के लिए बाल शिक्षा भत्ते की प्रतिपूर्ति निर्धारित सामान्य दरों से दोगुनी दर पर देय होगी। प्रश्न: क्या केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता देय है जो विदेश में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें नेपाल भूटान के नागरिकों के बच्चे भी शामिल हैं जो भारत सरकार में कार्यरत हैं और उनके बच्चे अपने मूल स्थान के स्कूलों में पढ़ रहे हैं? उत्तर: शिक्षा भत्ता नेपाल और भूटान के उन सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिए देय है जिनमें भारत सरकार के कर्मचारी भी शामिल हैं और जिनके बच्चे अपने मूल स्थान पर पढ़ रहे हैं। हालांकि संबंधित भारतीय मिशन से ये प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है कि स्कूल उस शैक्षिक प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त है जिसके अधिकार क्षेत्र में वो संस्थान स्थित है। प्रश्न: यदि माता पिता दोनों सरकारी कर्मचारी हैं, तो बाल शिक्षा भत्ता
और छात्रावास सब्सिडी के तहत प्रतिपूर्ति का दावा करने का नियम क्या है? उत्तर: यदि दोनों पति पत्नी सरकारी कर्मचारी हैं, तो उनमें से केवल एक ही बाल शिक्षा भत्ता और छात्रावास सब्सिडी के तहत प्रतिपूर्ति का लाभ उठा सकता है। प्रश्न: यदि सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त, बर्खास्त या सेवा से हटा दिया गया हो, तो क्या बाल शिक्षा भत्ता और छात्रावास सब्सिडी स्वीकार्य है? उत्तर: सेवानिवृत्ति, सेवा मुक्ति, बर्खास्तगी या सेवा से निष्कासन की स्थिति में बाल शिक्षा भत्ता और छात्रावास सब्सिडी उस शैक्षणिक वर्ष के अंत तक स्वीकार्य होगी जिसमें सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति, सेवा मुक्ति, बर्खास्तगी या सेवा से निष्कासन के कारण सेवा में नहीं रहता है, तथा भुगतान उस कार्यालय द्वारा किया जाएगा जिसमें सरकारी कर्मचारी इन घटनाओं से पहले कार्यरत था। प्रश्न: किसी सरकारी कर्मचारी की सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है, क्या उसके आश्रित बच्चों को बाल शिक्षा भत्ता या छात्रावास सब्सिडी का लाभ मिलेगा? उत्तर: यदि किसी सरकारी कर्मचारी की सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसके बच्चों को बाल शिक्षा भत्ता या छात्रावास अनुदान अन्य शर्तों के अधीन देय होगा, बशर्ते कि मृतक की पत्नी पति केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्वायत्त निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, अर्ध सरकारी संगठन या केंद्र सरकार राज्य सरकारों द्वारा आंशिक या पूर्ण रूप से वित्त पोषित किसी अन्य संगठन में कार्यरत न हो। ऐसे मामलों में बाल शिक्षा भत्ता, छात्रावास अनुदान बच्चों को तब तक देय होगा जब तक वो जीवित अवस्था में वास्तविक रूप इसे प्राप्त करता, बशर्ते कि अन्य नियम और शर्तें पूरी हों। भुगतान उस कार्यालय द्वारा किया जाएगा जिसमें सरकारी कर्मचारी अपनी मृत्यु से पहले कार्यरत था। प्रश्न: बाल शिक्षा भत्ता या छात्रावास सब्सिडी की प्रतिपूर्ति का दावा करने की प्रक्रिया क्या है तथा स्वीकार्य राशि क्या है? उत्तर: 1 जनवरी 2024 से CEA और छात्रावास सब्सिडी की प्रतिपूर्ति राशि क्रमशः 2004.50 और 8,437.50 प्रति माह होगी, चाहे सरकारी कर्मचारी द्वारा किए गए वास्तविक खर्च कुछ भी हों। सरकारी कर्मचारी को उस अवधि के लिए संस्था प्रमुख द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसके लिए दावा किया गया है। प्रमाण पत्र में इस बात की पुष्टि होनी चाहिए कि बच्चे ने पिछले शैक्षणिक वर्ष के दौरान स्कूल में अध्ययन किया था। अवधि वर्ष का अर्थ शैक्षणिक वर्ष है, अर्थात पूरे शैक्षणिक सत्र के 12 महीने। वित्तीय वर्ष पूरा होने के बाद प्रतिपूर्ति वर्ष में एक बार की जाएगी। प्रश्न: क्या कोई सरकारी कर्मचारी पत्राचार या दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से पढ़ रहे बच्चों के लिए बाल शिक्षा भत्ता का दावा कर सकता है? उत्तर: हां, कोई सरकारी कर्मचारी पत्राचार या दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से पढ़ रहे बच्चों के लिए बाल शिक्षा भत्ता का दावा कर सकता है। इसी के साथ मैं इस वीडियो की समाप्ति करता हूं। धन्यवाद।